चलो यार, अब इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, हम लोग पढ़ाई की बातें करेंगे। हाँ, और जो बारिश का मज़ा ले रहे हैं घर पे बैठ के, मज़ा ले सकते हैं। नेक्स्ट डे ये चीज़ रिपीट नहीं किया जाएगा, इसलिए जो है यहाँ से आप लोगों को पढ़ लेना पड़ेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग किस टॉपिक पे थे? अरे ये मिट कहाँ से गया? अरे यार चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हम लोग बोर्ड्स मॉडल पढ़ रहे थे, बोर्ड्स मॉडल। तो बोर्ड्स मॉडल में हम लोग को आज क्या अच्छा, बोर्ड्स मॉडल में हम लोग 3 चीज़ का कैलकुलेशन पढ़ना था। कैलकुलेशन ऑफ RN, VN एंड EN, ये 3। अब बोर्ड्स मॉडल के बारे में बता चुके हैं ना, उसका जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। नहीं, अब उतना रिपीट करने लगेंगे तो हो गया यार, तुम लोग पढ़ के आया करो, ठीक है? उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन जो आपका इंपॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ से हैं। तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट और एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट। तो हम लोग एक एक करके पहले इसका डेरिवेशंस की बात करेंगे। डेरिवेशन से ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो इसका रिजल्ट है, इसका फार्मूला से जो याद रखना होगा। ओके, तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट का कैलकुलेशन बता भी दिए थे, राइट? कैलकुलेशन ऑफ Rn। तो Rn देखो, कोई इलेक्ट्रॉन यदि किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, किसी, हम मान लेते हैं किसी nth ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। ओके, हाँ, तो यदि इलेक्ट्रॉन आपका किसी nth ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, ये nth ऑर्बिट है, तो ऐसे में हमको रेडियस का कैलकुलेशन करना है। तो इसके लिए 2 इंपॉर्टेंट रिलेशंस आपको याद होनी चाहिए। 2 इंपॉर्टेंट रिलेशंस। एक रिलेशंस तो यदि कोई इलेक्ट्रॉन किसी सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है कोई ना कोई फॉर्म में प्रोवाइड करा जाता है इलेक्ट्रॉन्स को। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या होता है? mv²/r। तो ये हो गया आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड दिस सेंट्रीपिटल फोर्स हियर इज प्रोवाइडेड बाय, ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिल रहा होता है इलेक्ट्रॉन को? कौन प्रोवाइड करता है? हाँ, गुड, कौन? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन प्रोवाइड करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला क्या होता है? Q1Q2/r। यहाँ पे r क्या होता है? ये न्यूक्लियस से इसका रेडियस, इसी को हम Rn कर देते हैं, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट कर देते हैं। ओके, अच्छा, एक रिलेशन तो ये यूज़ करना होता है। अच्छा, हम लोग यहाँ पे जो है ना सीजीएस सिस्टम की बात करते हैं, और सीजीएस सिस्टम में k का वैल्यू हम लोग क्या ले लेते हैं? ऐसे k का MKS सिस्टम में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़े हो तो k का वैल्यू क्या होता है? 9 × 10⁹ अप्रॉक्स में बात कर रहे हैं, 9 × 10⁹ बोल सकते हैं ना। हाँ, तो वही सीजीएस में यदि हम बात करें तो सीजीएस में k का वैल्यू क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। तो एक रिलेशन तो आपके पास ये हो गया, और दूसरा रिलेशन आपके पास क्या हो जाएगा? अरे अच्छा, इरेजर सेलेक्ट करना होता है ना। हाँ, बताइएगा दूसरा रिलेशन कौन सा यूज़ करते हैं? हाँ, तो दूसरा रिलेशन आप क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इसको कहते हैं, MVR। याद है ना, MVR इक्वल टू क्या लिखते हैं? NH/2π। ये 2 रिलेशन है, और इस 2 रिलेशन के हेल्प से आप यहाँ से रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करोगे? तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, लास्ट क्लास में ऑलरेडी ये डिराइव कर चुके थे रिलेशन ना। तो कैसे करते थे देख लो यार, मैं शॉर्ट में यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ से देखो, इस वाला रिलेशन में k का वैल्यू क्या हो चुका है? 1। अच्छा, Q1 और Q2 क्या लेंगे या जरा देख लो आप लोग। Q1 और Q2 क्या लेंगे? तो Q1 हम क्या ले सकते हैं? E ले लेते हैं। Q1 Q2 का मतलब एक है न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज है, और दूसरा चार्ज किसका है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ये जो हम बोर्ड्स मॉडल बात कर रहे हैं, ये किसके लिए बात करते हैं? ओनली फॉर मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। केवल किसके लिए बात करते हैं? मोनो इलेक्ट्रॉनिक। मोनो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन हो, है ना। तो एक ही इलेक्ट्रॉन। अच्छा, क्या इसके पास एक प्रोटॉन हो, ऐसा कोई जरूरी है क्या? नहीं, प्रोटॉन हो सकता है, एटॉमिक नंबर कुछ भी हो सकता है। हाइड्रोजन रहा तो प्रोटॉन कितना हो जाएगा? 1। हीलियम प्लस रहा तो 2। लिथियम प्लस 2 रहा तो 3। तो वो हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए वैलिड होता है। तो एटॉमिक नंबर जो है वो चेंज होता रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिक्स है, कितना? 1। ओके, तो अब मान लीजिए Q1 हम माने हुए चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। Q1 किसको पे माने हुए? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और Q2 हम मान लेते हैं चार्ज ऑन न्यूक्लियस। अब आप ही बताना, यदि एटॉमिक नंबर Z है, एटॉमिक नंबर Z, इसका मतलब कितने प्रोटॉन हो गए न्यूक्लियस में?
Z प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर Z है, इसका मतलब उसके पास कितने प्रोटॉन है? Z प्रोटॉन है। यदि Z प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन पे चार्ज क्या होगा? इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, और इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम E से दिखलाएंगे। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या लिखेंगे? E का वैल्यू तुम लोग जानते हो क्या होता है? E का वैल्यू 1.67 10⁻⁻19। ओके, ये चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन होता है। और यदि Z प्रोटॉन है तो Z प्रोटॉन पे चार्ज क्या हो जाएगा? चार्ज ऑन Z प्रोटॉन्स, हाँ बोल सकते हैं ZE, बस साइन में थोड़ा चेंजेस आएंगे। प्रोटॉन्स के लिए आ जाएगा प्लस में ZE आ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या आ जाएगा? माइनस में ही आ जाएगा। अब हम फिर से इसी फार्मूला पे आते हैं, mv²/r इक्वल टू K का वैल्यू 1, Q1 Q2, Q1 किसको माने हुए हैं? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जिसको हम क्या लिखेंगे? E। फिर Q2 चार्ज ऑन प्रोटॉन माने हुए हैं, क्या लिख दें? चार्ज ऑन प्रोटॉन्स ZE लिख सकते हैं ना, अब बाय r², यहाँ से एक r उड़ जाएगा, और यहाँ से हम लोग V इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? NH/2πmr। तो यहाँ पे V के जगह पे हम पुट कर देंगे, तो यहाँ से R इक्वल टू एक रिलेशन आता है, ठीक है ना, जो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जो याद रखना हम बता चुके हैं, फिर से देख लो। n² h² π² m, K तो का वैल्यू 1 हो चुका है, अरे यार, m z e², यही वैल्यू आता है ना, ये z है। ओके, ये z है। तो यहाँ से देखो हम क्या लिख सकते हैं, इसमें से कुछ जो टर्म्स है उसको मैं सेपरेट कर लेता हूँ। h², ये h है, ओके, h² 4 π² m e², ये टर्म आपका क्या है? कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि h प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसका वैल्यू आपको पता है 6.626 × 10⁻34, 4 πm, m यहाँ क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसका वैल्यू अगेन फिक्स होता है 9.1 × 10⁻31, और E क्या यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या आपका? कांस्टेंट। बच क्या गया उसको बाहर लिखते हैं, बताओ। K का वैल्यू हम लोग क्या ले लेते हैं? 1 ले लेते हैं ना, ठीक है, तो इसलिए हम K की जगह पे 1, यहाँ mkz e² होता है, K1 ले लिए। अच्छा, बच क्या गया बताइए जरा जल्दी? n²/z। ठीक, अब यहाँ पे यदि ये जो कांस्टेंट टर्म दिख रहा है, इसका यदि हम वैल्यू पुट कर दे, अरे ये ऊपर नहीं जाता ये पेज, काम करता है ना, यहीं पे इसको हम ऐसा करते हैं, इस रिलेशन को हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है ना। आगे अब देखो, यहाँ से r, ये nth ऑर्बिट के लिए बात कर रहे हैं तो हम rn लिख देते हैं, ओके। और rn इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये जब कांस्टेंट वैल्यू, इसका जब हम वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये वैल्यू जो आता है वो आपको याद रखना है, क्या आता है? 529 एंगस्ट्रॉम इनटू n²/z। तो ये जो रिलेशन है ना, ये इंपॉर्टेंट है, और यही रिलेशन आपको याद रखना है, समझ रहे हो। तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट के लिए एक्सप्रेशन याद रखना है। यहाँ पे इसको हम लोग, ये जो कांस्टेंट टर्म है, इसको हम लोग r0 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और हम r0 का वैल्यू बोल सकते हैं इतना एंगस्ट्रॉम होता है। यदि मीटर में आपको लिखना हो तो मीटर में एंगस्ट्रॉम जान -10, 1 एंगस्ट्रॉम -10⁻⁻10 होता है। तो ये रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, इसका डेरिवेशन हम लोग कर चुके थे ना। अब हम लोग को दो और डेरिवेशन पढ़ना है, एक कैलकुलेशन ऑफ Vn और दूसरा कैलकुलेशन ऑफ En। तो जल्दी से हम डिराइव कर देते हैं, ओके। इसमें तो किसी को नहीं लिखना है, कुछ नहीं लिखे थे क्या तुम लोग? जो लिखना है लिख लो यार, 2 मिनट का समय देते हैं। चलिए कैलकुलेशन ऑफ Vn पे आते हैं। कैलकुलेशन ऑफ Vn, चलिए तो अगेन देखना, mvr इक्वल टू रिलेशन क्या था? NH/2π। हमें वेलोसिटी निकालना है ना, तो v इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? NH/2πm। यदि हम nth ऑर्बिट की बात करें, मतलब किसी n ऑर्बिट में वेलोसिटी क्या होगा इलेक्ट्रॉन का, ये हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट रख देते हैं, रख सकते हैं। तो फर्दर हम Vn इक्वल टू NH/2πm Rn के जगह पे क्या लिख सकते हैं? हाँ, तो n² h² बाय में 4 π² m
के को 1 लिख दे रहे हैं, जेड ई स्क्वायर, यही आता है। तो अब यहाँ से अगेन कांस्टेंट टर्म को हम एक साथ एक जगह कर देते हैं इकट्ठा। कांस्टेंट टर्म कौन कौन सा है बताओ? अच्छा पाई तो उड़ा ही दो, एक पाई, 2 से एक 2 भी उड़ गया, अच्छा m से m भी गया, एक NH उड़ गया, ऊपर क्या बचा बताओ? 2 पाई जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय NH, यही बचा ना। चलो तो यहाँ पे हम एक साथ कांस्टेंट को कर लेते तो 2 पाई स्क्वायर बाय h, और आपका बाहर क्या हो जाएगा? z बाय ये h है, समझ रहे हो ना, और ये क्या है? n है। ओके तो अब यहाँ पे ये 2 पाई ई क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, h प्लैंक्स कांस्टेंट। अगेन ये पूरा टर्म आपका क्या है? कांस्टेंट है ना। तो अगेन हम यदि सभी कांस्टेंट का वैल्यू पुट कर दें तो यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगा वो आपको 10 का पावर 6 z अपॉन n, और इस टर्म को, इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं? वी नॉट कह देते हैं। क्या कह देते हैं? वी नॉट, यानी जो कांस्टेंट टर्म है, यानी ये जो वैल्यू पुट करेंगे ना कांस्टेंट का, यहाँ से एक नया कांस्टेंट टर्म मिलेगा जिसको हम वी नॉट कहते हैं। वी नॉट का वैल्यू ये होता है। सर वो इसकी 10 की पावर कितनी है? अरे 10 का पावर 6। हाँ बोलो क्या बोल रहे थे? यहाँ पे ये जो कांस्टेंट टर्म है ना वी नॉट, ये मीटर पर सेकंड है। यदि हम ये मीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर में 10 का पावर 8 होता है, ठीक है ना। एक्चुअली में पहले ये जो वी नॉट आएगा ना वो सेंटीमीटर पर सेकंड में ही आएगा। क्यों? सीजीएस सिस्टम में हम वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है ना। तो 10 पावर 8 आता है, लेकिन हम मीटर में लिखेंगे तो 10 का पावर 6 लिखेंगे, तो हम फाइनली मीटर में ही लिख दिए। ये वी नॉट का समझ में आया? यहीं पे हम कैलकुलेशन ऑफ EN की भी बात कर ले। बोलो बच्चों। चलो यार तुम लोग को समझ आ रहा है ना? हाँ अरे तुम लोग मत बोलो यार, वीडियो खराब हो जाएगा। कैलकुलेट यार, कुछ ज़्यादा इसमें ब्राइट ब्राइट चमक रहा है क्या? नहीं एक ही कलर यूज, ज़्यादा पिंक उंक नहीं यार, येलो ही अच्छा है। चलो यार, क्या येलो अच्छा नहीं दिखता है? हाँ कैलकुलेशन ऑफ, हम लोग EN की बात करेंगे। तो यार ये चप्पल उप्पल तो नहीं आ रहा ना यार वीडियो में? बेइज्जती हो जाएगा, पता चला इधर स्मार्ट। अरे इतना लोग ध्यान थोड़ी ना देखेगा। हाँ एडिट करके हटा देंगे। कैलकुलेशन ऑफ EN, तो देखो EN हमें निकालना है ना। तो देखो यहाँ पर जो एनर्जी की हम बात करते हैं, एटम में जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं ना, उसके पास 2 तरह के एनर्जी होते हैं। कितने तरह के एनर्जी होते हैं? 2 तरह के एनर्जी होते हैं। कौन कौन सा एनर्जी होगा? एक काइनेटिक एनर्जी होगा, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल या इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोल सकते हैं उसको, क्योंकि चार्ज सिस्टम है ना यहाँ पे। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल एनर्जी जो होगा वो आपका 2 टाइप का होगा, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ओके अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, दोनों का एक्सप्रेशन क्या होगा, हम लोग इसको जान लेते हैं पहले। ओके तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या लिखेंगे बोलिए? हाफ mv² लिख सकते हैं। अच्छा हाफ mv², वेलोसिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी हम ये लिखा है ना। तो एक काम करते हैं, इतना कचरा नहीं करते हैं, रुको हम यहाँ पे थोड़ा सा mv²/r इक्वल टू, देखो ये वाला पार्ट वीडियो में आ रहा है कि नहीं? कट तो नहीं रहा है ना? हाँ चलता है। mv²/r इक्वल टू क्या लिखेंगे बताओ रिलेशन? सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू, हाँ K/Q1/r² है ना। तो यहाँ से mv²/r इक्वल टू, K का वैल्यू है CGS में 1, Q1 की जगह पे E और Q2 की जगह पे ZE। तो हम इसको ZE इसको डायरेक्ट लिख दें और एक R उड़ा दें। अरे यार ये बड़ा टेंशन है यार। अरे यार ऊपर भी उड़ गया। कैसे चलता है? ZE²/m क्या लिख सकते हैं? R लिख सकते हैं ना। तो अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अरे यार हाफ mv², डायरेक्ट हम mv² की जगह पे यही रख दें,
जेड ई स्क्वायर बाय, ये तुम लोग 2 नहीं समझोगे ना यार। अच्छा ये जेड जेड उड़ जाएगा, अच्छा ये 2 है यार, हम ही कंफ्यूज हो रहे हैं। हाँ ये क्या है, हाफ जेड ई स्क्वायर बाय आर। काइनेटिक एनर्जी आ गया, इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नो। तुम लोग को डाउट इधर कमेंट करके पूछ लिया लेना। हाँ अब दूसरा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। तुम लोग बता पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या, कौन सा पोटेंशियल एनर्जी होगा? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। उधर की चाबी होगी ना। हाँ ये दरवाजा बंद ही कर दीजिएगा। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए? इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है बताओ यार? के Q1 के Q बाय आर, आर स्क्वायर होता है, के Q1 Q2 बाय आर होता है। ओके यही होता है ना, के Q1 Q2। हाँ अब इसको हम आगे क्या लिख सकते हैं बोलो? K1 हो चुका है CG, हम जहाँ पे भी बात कर रहे हैं CGS सिस्टम में बात कर रहे थे, जेड ई स्क्वायर बाय। अच्छा ये पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा? जैसे काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव आता कि निगेटिव आता? मास कभी भी क्या रहेगा? पॉजिटिव। वी स्क्वायर पॉजिटिव, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेगा ना। ये जरा सोचो तो Q1 क्या था? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव या निगेटिव है? नेगेटिव। और ये Q2 जो है चार्ज ऑन प्रोटॉन, जो कि क्या है? तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, ओवरऑल क्या रहेगा? समझ में आ रहा है? यानी निगेटिव ही आएगा। क्लियर है? तो अब हम लोग यदि बात करें, अच्छा यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट रिलेशन तुम देख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन है? सर हाफ है। कौन हाफ है? काइनेटिक या पोटेंशियल? काइनेटिक एनर्जी हाफ है। काइनेटिक एनर्जी देख रहे हो, हाफ टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी है। विद साइन यदि हम बात करेंगे तो चलो ठीक है माइनस बोल देंगे। ये दिख रहा है ना, आगे यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप हम लिखने वाले हैं, जो दिख रहा है वही है। तो यहाँ से अब हम टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या लिखेंगे बोलो तुम ही लोग? तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक कितना है? हाफ जेड ई स्क्वायर बाय आर माइनस जेड ई स्क्वायर बाय आर। हाँ तो अब देख लो ये प्लस में है, ये प्लस में और ये माइनस में है। जेड ई स्क्वायर बाय आर कॉमन निकालेंगे, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ बचेगा माइनस हाफ जेड ई स्क्वायर बाय, ये रिलेशन होगा ना। यानी जो टोटल एनर्जी है वो क्या है आपका? पॉजिटिव है कि निगेटिव है? निगेटिव है ना। तो टोटल एनर्जी किसी भी सिस्टम का निगेटिव मतलब वो सिस्टम स्टेबल है, पॉजिटिव हो जाएगा तो फिर वो सिस्टम अनस्टेबल है मतलब। ठीक है, तो टोटल एनर्जी निगेटिव होता है। तो यहाँ पे अब हम लोग यदि पहले तो हम लोग एक रिलेशन पहले लिख लेते हैं टोटल काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग ये देख के बताओ टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन आएगा? एक काम करते रुको, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी, इनके बीच रिलेशन हमको देखना है। अरे काइनेटिक एनर्जी कितना है? हाफ जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। पोटेंशियल एनर्जी कितना है? माइनस जेड ई स्क्वायर बाय आर। और टोटल एनर्जी कितना है? माइनस हाफ जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। अब जो कट रहा है काट दो, ये जेड ई स्क्वायर बाय आर पूरा उड़ गया, क्या बच गया? 1/2 -1 -1/2। कोई कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करो, फ्रैक्शन हट जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 2 से तो ऊपर 1, ये -2 आएगा कि +2? -2 यही आएगा ना, समझ में आ रहा है? तो अब यहाँ से तुम देख सकते हो कि काइनेटिक और टोटल एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड होगा ना वो सेम होगा, बस टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा आपका? नेगेटिव। मान लीजिए आपको काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ x जूल, तो टोटल एनर्जी आप क्या बताओगे? माइनस। मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी दिया है प्लस में 100 जूल, तो काइनेटिक एनर्जी हम क्या बोलेंगे? -100 जूल। समझ आ रहा है ये बात? और इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी मान लीजिए आपको दिया हुआ है 200 जूल, माइनस में पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होता है, टोटल एनर्जी भी निगेटिव होता है।
काइनेटिक एनर्जी केवल पॉजिटिव होता है। मान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी दिया है -200, तो टोटल एनर्जी क्या होगा? माइनस, दोनों नेगेटिव में होगा। ये -200 है तो ये -100 हो जाएगा। समझ आ रहा है? तो ये चीज़ें आपको याद रखना, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस देखो, ये डेरिवेशन वाले पार्ट से तो नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। काइनेटिक, पोटेंशियल, टोटल एनर्जी पूछ दिया जाता है, ठीक है ना। नीड्स यही दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है ये चीज़, ठीक है। तो ये लिखो, इसके बाद हम ई का एनर्जी, टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे, ठीक है ना। जैसे हम लोग RN/VN देखे, उसी तरह से EN भी देखेंगे अभी, ठीक है। तो बस उसके लिए कुछ नहीं करना, टोटल एनर्जी इतना आ रहा है ना, इसी में R की जगह पे हम RN का वैल्यू पुट कर देंगे, आ जाएगा टोटल एनर्जी, ठीक। तो अभी स्पेस नहीं है तो इसलिए आप लोग नोट कर लो, फिर हम इसको आगे समझाते हैं। सुनो, अभी हम लोग टोटल एनर्जी का देखो एक्सप्रेशन देखे थे, राइट। टोटल एनर्जी ये आया -12 ZE²/R। शांत हो जाओ बच्चे, इधर ध्यान दो, कैमरा में तुम लोग बात करोगे, उधर करा के दिखे सब। तुम लोग अभी तरफ कैमरा कर दे फेस, हाँ तुम लोग भी फेमस हो जाओगे। 3 डिग्री वाला रोटेट कर देंगे, हाँ चलो तुम लोग बीच बीच में करके दिखाएंगे। अभी पहले पढ़ते हैं हम लोग। -12 ZE²/R। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, R के जगह पे केवल जो वैल्यू स्टार्टिंग में था वो पुट कर देते हैं, RN का वैल्यू, जो कि हमको पता ही है, तुम लोग को भी पता ही होगा। हाँ, तो टोटल एनर्जी इक्वल टू आया आपका -12 ZE²/R। यदि हम एनर्जी, टोटल एनर्जी का मतलब EN मान लो, लिख देते हैं एनर्जी इन nth ऑर्बिट, ओके। -12 ZE²/RN। RN की जगह पे क्या लिखेंगे? 4π² mkZe², यही आएगा। तो एनर्जी इन nth ऑर्बिट इक्वल टू, यहाँ से हम लिख सकते हैं, ये 2 से 2 उड़ा दो, कांस्टेंट अब जो बच रहा है ऊपर लिखते चलो। n कहाँ कट रहा है यार? नहीं कट रहा है, ऊपर बचेगा e का पावर 2 π² m, e का पावर 4 हो जाएगा यार, e का पावर 4 हो जाएगा ना, डिवाइडेड बाय क्या बचा? n²h²। तो अब जो नीचे बचा था n², ऊपर क्या बच रहा है? z² बच रहा है ना, z नहीं ना, ये एक z है और एक z है, z/n। तो यहाँ से En इक्वल टू क्या आ गया आपका? अब ये वाला जो एक कांस्टेंट हो जाता है, इसका वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होता है? 13.6, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। और ये Z²/, यहाँ पर हम इसको E0 कह देते हैं, -E0 Z²/, ठीक है। तो यहाँ पे E0 कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होता है? 13.6 है। मैं फिर से अलग से लिख दे रहा हूँ, E0 का वैल्यू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और इसी को यदि हम जूल में लिखना चाहते हैं, तो ये जूल में जो वैल्यू होता है वो आपका ऑलमोस्ट हो जाता है, कैलकुलेटर इधर में होगा ना, हाँ अरे यार सोचेगा मास्टर का कैलकुलेशन नहीं आता है। हाँ ठीक है, बात सही है, इसको छोटा नहीं कर सकते कैलकुलेटर को। चलो देखो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होता है? 1.67 × 10⁻⁻19 ना। तो ये, हाँ तो ये देखो अप्रॉक्स में आ जाएगा 2.2 × 10 का पावर -18 जूल आ जाएगा, ठीक है ना। ये वैल्यू आपका जूल में आ जाता है। अब इसको हटाना चाहे तो अच्छा ऊपर है, तो ये वैल्यू आपको याद रखना है, 2.2 × 10⁻18 जूल में। अच्छा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में रिलेशन तो याद ही होगा तुम लोगों को, जिनको नहीं पता वो लिख लेंगे फिर से। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में। तो यहाँ से अब देखो 3 इंपॉर्टेंट रिलेशन जो आपको याद रखिए। डेरिवेशन वाला पार्ट आपको एक एक चीज़ ये n और h के टर्म में, पाई के टर्म में याद रखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको ये 3 रिलेशंस याद रखने जो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। Rn का वैल्यू क्या होता है? R0 × Vn का वैल्यू Z/n और En इक्वल टू हाँ -E0 Z²/। अब यहाँ पे ये कांस्टेंट का वैल्यू याद रखना होगा। R0 का वैल्यू क्या था?
एंगस्ट्रॉम। वी नॉट का वैल्यू मीटर पर सेकंड, और ई नॉट का वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है ना, तो ई नॉट में फिर से माइनस नहीं लगाएंगे। यदि हम ई नॉट में माइनस लगा देंगे तो फिर ये प्लस हो जाएगा ना, तो इसलिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, क्लियर है? तो यही 3 रिलेशन आपको याद रखना है। इसके अलावा एक टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी वाला जो रिलेशन लिखे थे वो याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है? बाकी डेरिवेशन जो भी हम लोग डिराइव किया वो 2 रिलेशन से डिराइव किया गया, वो 2 रिलेशन को आपको याद रखना है। वो 2 रिलेशन कौन कौन सा था? हाँ, एम वी स्क्वायर इक्वल टू आर है ना, सॉरी आर स्क्वायर, तो इसको हम लोग जेड ई स्क्वायर बाय आर, और दूसरा रिलेशन क्या यूज़ किया गया? तो ये 2, यदि मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ गया बाय चांस, तो आप ये 2 रिलेशन के हेल्प से डिराइव तो कर ही लोगे इतना, ठीक है? तो इसीलिए बस आपको ये और ये याद रखना है, और वो रिलेशन जो काइनेटिक टोटल पोटेंशियल एनर्जी वाला रिलेशन था वो याद रखना है। ओके, चलिए, तो अब ये नोट कर लो। इसके बाद अब हम लोग इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पहले करने वाले हैं, ठीक है ना? चलिए, क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये है। कितने लोगों का आंसर आ गया? वाह, वेरी गुड यार, बहुत लोगों का आ गया, बहुत अच्छे लोग आप लोग हैं। ये टाइमर 3 मिनट का था ना, 3 मिनट से पहले आप लोग बना लीजिए यार, वेरी गुड। तो अब हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन पे, सवाल पे। सवाल क्या कहता है? कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम। फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस क्या होगा आपका एनर्जी? तो हमको एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट बताना फॉर हीलियम प्लस, तो आपका ई एन का फार्मूला याद है ना? फार्मूला क्या होता है? माइनस ई नॉट जेड बाय, सॉरी जेड स्क्वायर बाय, याद रखना एनर्जी निगेटिव में ही आएगा, इसका गलती मत करना। हो सकता है ऑप्शन में आपको पॉजिटिव निगेटिव दोनों दे, तो यहाँ पे ध्यान रखना है। चलिए, ए नेट का वैल्यू आपको पता है कितना होता है? 13. जेड का वैल्यू क्या पुट कर देंगे? तो हीलियम प्लस है, तो हीलियम प्लस के लिए जेड का वैल्यू 2 का स्क्वायर बाई एन का वैल्यू क्या पुट कर दीजिए? फर्स्ट ऑर्बिट, तो एन का वैल्यू 1। तो ये आंसर कितना आ गया? 13.6 इंटू 4, कितना आ गया आंसर बताओ बच्चों? यूनिट क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि यहाँ पे 13.6 जो पुट कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यदि जूल में आपको ऑप्शन दिया रहेगा तो आप कन्वर्ट कर लेना 2.2 इंटू 10⁻18 से। चलिए, ये E1 का वैल्यू हो गया। इसके बाद एक और इसी में सेकंड पार्ट भी है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट। आ गया रेडियस? नहीं आया अब तक रेडियस? वाह, वेरी गुड, शाबाश बच्चे। चलो जल्दी से रेडियस बताओ क्या आएगा फाइनल आंसर? अच्छा, ओके, 10 में। बाकी लोग ट्राई करें। क्या? हाँ, एंगस्ट्रॉम क्या चीज़? हाँ, एंगस्ट्रॉम में ही ले लो, जो यूनिट में निकालना चाहता निकाल दो, लास्ट में मीटर में कन्वर्ट कर देना उसको, या फिर एंगस्ट्रॉम 10 का पावर -10 होता है। 13.2 यूनिट क्या है? क्या रहा है बताओ? यही आ रहा है? चलो यार देख लेते हैं फिर। अब रेडियस किस ऑर्बिट का निकालना है? ऑफ दिस ऑर्बिट, मतलब वही फर्स्ट ऑर्बिट का। फॉर्मूला बस याद होना चाहिए, R0 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। R0 का वैल्यू क्या पुट करेंगे? ये एंगस्ट्रॉम में है ना, तो जो आंसर भी आएगा वो एंगस्ट्रॉम में ही आएगा। एन का वैल्यू 1 का स्क्वायर, हीलियम के लिए जेड का वैल्यू 2, तो ये 0.529 बाई 2, तो ये आंसर आ जाएगा 0.2645। यदि मीटर में चाहिए होगा तो इसको हम क्या लिख देंगे? 0.02 कहाँ से आ जाएगा यार? 0.2 से कट रहा है ना यार, सिंपल दिख रहा है। तो ये रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट आ जाएगा। आ गया था आप लोगों का? चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। जिनको नोट करना है नोट कर ले, और ऑनलाइन वाले यार स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार, ये है तुम लोगों के सामने। बना रहे हो क्या? अभी भी हो गया? कितने लोगों का हो गया? चलिए देखो, जिनका नहीं हुआ, विच एनर्जी लेवल इन, अच्छा ये हटाना पड़ेगा,
Which energy level in Li2 plus has the same energy as the fourth energy level of hydrogen atom? क्वेश्चन का क्या मतलब हुआ कि which energy level in Li2 plus, एनर्जी लेवल का मतलब क्या है? एंड किस ऑर्बिट का? एनर्जी लेवल का मतलब ऑर्बिट। तो कौन से ऑर्बिट का Li2 प्लस में सेम एनर्जी होगा जो कि फोर्थ एनर्जी लेवल है हाइड्रोजन एटम में? मतलब आपसे सवाल सिंपल सा ये पूछा गया है कि एनर्जी जो Li2 प्लस में होगा उसका कौन सा ऑर्बिट का एनर्जी किसके बराबर होना चाहिए? एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, वो भी किस लेवल का? 4 का। और यहाँ पे n का वैल्यू आपको नहीं पता, विच एनर्जी लेवल, वही एनर्जी लेवल जो ऑर्बिट है वही पूछा जा रहा है। सवाल समझ में आ रहा है? तो बस इस दोनों को इक्वेट कर देंगे, काम हो जाएगा। ई एन का वैल्यू बताइए क्या लिखेंगे? माइनस ई नॉट जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। यहाँ पे अगेन माइनस ई नॉट जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अब देखो वैल्यू पुट करें, ई नॉट तो कांस्टेंट रहता है वो कट जाएगा, माइनस ई नॉट माइनस ई नॉट। जेड का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर बाय एन का वैल्यू वही तो निकालना है, फाइंड आउट करना है, तो एन ही मान लेंगे उसको। फिर ई नॉट जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, हाँ जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1, एन का वैल्यू 4 का स्क्वायर। तो यानी यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? एन स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर। तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 9 इंटू 16। तो 3 यहाँ से 3 आ जाएगा और यहाँ से 4, 4 3 सा, यानी Li2 प्लस का कौन सा एनर्जी लेवल? 12th एनर्जी लेवल जो होगा ना वो हाइड्रोजन एटम के 4th एनर्जी लेवल के बराबर एनर्जी करेगा, रखेगा। समझ में आ रहा बात? क्वेश्चंस इजी थे। अब इस तरह क्वेश्चंस हो जाएंगे ना। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस टाइप के, ओके? चलिए जो नहीं किए होंगे नोट कर लो जल्दी से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको किस स्टेट में दिया है एनर्जी? ग्राउंड। ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या होता है? n इक्वल टू 1, ठीक है ना? ग्राउंड स्टेट का मतलब n इक्वल टू 1। एनर्जी इन द सेकंड एक्साइटेड स्टेट, अब एक्साइटेड स्टेट का मतलब n इक्वल टू 3। ये गलती नहीं करना तुम लोग यार, यही गलती कर दी है। यदि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोला जाता है इसका मतलब 2, याद है ना? ये आपका ग्राउंड स्टेट होगा, इसको हम लोग फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन यदि यहाँ पे है तो फर्स्ट एक्साइट होकर यहीं जाएगा ना। तो ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n इक्वल टू 2, सेकंड एक्साइटेड स्टेट n इक्वल टू 3, यानी यहाँ पे आपका n का वैल्यू क्या दिया गया है? 3। अब उसका एनर्जी, अब यहाँ पे एक चीज़ को ध्यान रखना है आपको। पता चला आपको एनर्जी पूछा गया सेकंड एक्साइटेड स्टेट में, आप डायरेक्ट क्या किए? E3 निकालना है तो माइनस ई नॉट इंटू जेड स्क्वायर एन स्क्वायर। ई नॉट का वैल्यू आप क्या पुट कर दिया हो गया? आंसर आ गया। क्या इसका कहीं यूज़ आ पाया? आप लोग यूज़ ले पाए इसका? नहीं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, जब भी इस तरह के क्वेश्चंस हो, इस तरह के मतलब यदि दो इक्वेशन जहाँ बन रहे हो तो ऐसे में आप जो भी कांस्टेंट है वो आर नॉट हो, वी नॉट हो या ई नॉट हो, उस कांस्टेंट का वैल्यू डायरेक्टली पुट नहीं करोगे, उसको एलिमिनेट या सब्स्टिट्यूट करोगे। जैसे रिडबर्ग्स फार्मूला में हम लोग पढ़े थे ना, आर को हम लोग यदि जब भी दो रिलेशंस बनता हो, दो इक्वेशन कि हाइड्रोजन के लिए इतना दिया, हीलियम प्लस 2 के लिए क्या होगा, हीलियम प्लस 2 के लिए इतना है, लिथियम प्लस 3 के लिए क्या होगा, लिथियम प्लस 3 के लिए ये है तो हीलियम प्लस 2 के लिए क्या होगा। तो जब भी दो चीज़ों को रिलेट कर रहा हो तो वहाँ कांस्टेंट का वैल्यू पुट नहीं करना, वहाँ कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, हाँ बोलो सर। वो एलिमिनेट करेंगे तो भी तो 1 स्क्वायर आंसर सेम आ जाएगा। यहाँ मान लो 13.6 की जगह पे यदि हम यहाँ पे 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दिए तो आंसर फिर चेंज हो जाएगा। देखो कैसे, पहले हम लोग यहाँ से एनर्जी फर्स्ट ग्राउंड स्टेट का मतलब E1 माइनस ई नॉट इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। अब ग्राउंड स्टेट है तो ई नॉट इंटू जेड का वैल्यू क्या पुट करेंगे, हाइड्रोजन आइटम है तो 1, एन का वैल्यू 1 का स्क्वायर क्या रह गया, और E1 का वैल्यू कितना दिया गया, एनर्जी ग्राउंड स्टेट में कितना दिया गया है, यानी -13.6 इक्वल टू माइनस ई नॉट, यानी ई नॉट का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से 13.6। अब यहाँ ई नॉट का वैल्यू 13.6 आ गया, इसीलिए गलत नहीं हुआ। और अब हम इस ई नॉट को कहाँ पुट कर देंगे, इस वाले इक्वेशन में, यानी E3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाँ तो माइनस ई नॉट इंटू जेड स्क्वायर, जेड कितना हो जाएगा 3, कौन सा है, अच्छा हाइड्रोजन आइटम में अंडरस्टूड होगा वो चीज़, ठीक है ना। तो जेड का वैल्यू हम 1 स्क्वायर बाय एन का जगह पे, कोई दिक्कत है नहीं इसमें, नो सर। तो अब यहाँ से माइनस ई नॉट की जगह पे कितना रख दें 13.6, समझ में आ रहा है। 1
और बाय 9, तो ये आंसर आ जाएगा माइनस में 1.5 ना यार, सर 1.4 कुछ आएगा। अरे यार 9 1 9 4 46 ना, 9 5 45, फिर 9 इतना। कितने लोगों को सही था बताने यार ईमानदारी से? हाँ तुम लोग तो सब पहले यार, अने तुम्हारा सही था। हाँ बोलने का तो समझ गया ना। चलिए नोट कर लो जल्दी से। चलिए यार देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुम लोगों के सामने वो है, द रेडियस ऑफ सेकंड बोर ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम इज x। अब यार रेडियस आपको दिया है सेकंड बोर ऑर्बिट का, सेकंड बोर ऑर्बिट का रेडियस कितना दिया है x। आपको निकालना रेडियस ऑफ थर्ड एक्साइटेड स्टेट इन हीलियम प्लस। तो अब जैसे देखो थर्ड एक्साइटेड स्टेट है, यदि इसके लिए Rn लिखे तो n का वैल्यू क्या लेना होगा, 4 लेना होगा। ये तो समझ में आ रहा है, ठीक है रख दो अभी। x/8 2x आ रहा है, 2x 4x 2x, चलो देखते हैं। तो अब देखो यहाँ पे थर्ड एक्साइटेड स्टेट n का वैल्यू क्या ले लेंगे 4, तो R0 इंटू 4 का स्क्वायर ना, 4 का स्क्वायर 16/z, z की जगह पे क्या ले लें, z की जगह बताओ यार क्या ले लें, हीलियम प्लस है ना, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे 2, तो यहाँ से कितना आ गया 8 R0। अब हम क्या R0 का वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देंगे, x के टर्म में हमको रिलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहला से यदि हम आ जाएं तो सेकंड बोर ऑर्बिट का मतलब वो R2 ही है ना। यहाँ यदि हम बात करें n का वैल्यू क्या होगा, n का वैल्यू 2 ही होगा, समझ आ रहा है। सेकंड बोर ऑर्बिट, सेकंड बोर ऑर्बिट का मतलब n क्या है 2 है ना, तो R2 इक्वल टू क्या लिखेंगे R0 n²/z, तो R0 n का जगह पे 2 का स्क्वायर और z हाइड्रोजन एटम है तो 1, और R2 कितना दिया गया x इक्वल टू R0 इंटू 4। यानी यहाँ से जरा बताओगे मुझे R0 इक्वल टू क्या आ रहा है x/4, और अब हम इस R0 को यहाँ पुट कर दें तो R4 इक्वल टू क्या आ जा रहा है 8 R0 की जगह पे क्या आ गया फाइनल आंसर। अब बता यार तुम लोग का तो गलती कहाँ हो गया, क्या लिख दिए इसको, अरे स्क्वायर ही नहीं किए। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, पहले बार में कैसे गलती कर दी, हाँ तो यही तो सिली मिस्टेक नहीं करना है। चलो ठीक है यार कोई बात नहीं। अब इस तरह के क्वेश्चन जो भी Rn Vn En वाला क्वेश्चन आएगा तो वो तो कर लोगे ना तुम लोग। चलो यार हाँ बोलो क्या, अभी तुम थे नहीं क्या, अभी हम क्या बताए जब भी दो इक्वेशंस बनेंगे तो ऐसे में आपको R0 का वैल्यू पुट नहीं करना है, यहाँ पे x के टर्म में आपको आंसर बताना है ना, जो हम लोग x के टर्म में बताना है ना, तो इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। मतलब जहाँ पे भी कांस्टेंट दिख जाएगा ना, जो कांस्टेंट होता है वो तभी पुट करना जब आपका एक ही इक्वेशन एक ही रिलेशन बने। केवल हाइड्रोजन आइटम का पूछा है बस, लेकिन अब हाइड्रोजन आइटम के इस ऑर्बिट में ये है तो उस ऑर्बिट में क्या होगा, तो ऐसे केस में आपको वहाँ से R0 उठा के रखना है, क्योंकि जो वैल्यू होता है ना R0 या V0 E0 वो बहुत बार क्या होता है थोड़ा 19-20 हो जाता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं उसको यहाँ से मतलब पुट निकालते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम लोग पुट करते हैं। एक छोटा सा टॉपिक यहीं पे आयनाइजेशन एनर्जी, उसके बारे में हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, नोट कर लिया हुआ तुम लोग, आगे बढ़े क्या। आयोनाइजेशन एनर्जी, तो देखो आयोनाइजेशन एनर्जी का के बारे में हम लोग पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में दिख जाएंगे आयोनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड। तो इसलिए थोड़ा सा फैन मत ही ऑन करो ना, 5 मिनट रुक जाओ, नहीं तो आवाज़ आने लगेगा फिर बैकग्राउंड में। सुनो आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी का यदि हम सिंपल टर्म में इसका मतलब समझे तो आयोनाइजेशन का एनर्जी का मतलब होता है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। हाँ हम उतना एग्जैक्ट डेफिनेशन पर नहीं जा रहे, अभी हम वो सब पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल के लिए आप बस इतना याद रखो, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को किसी एटम से निकालने में जो एनर्जी देना पड़ता है उसे ही हम क्या कर देते हैं आयनाइजेशन एनर्जी कर देते हैं। ओके, अब देखो कोई भी मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की हम बात करें, मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन को निकालना रिमूव करने का मतलब हम क्या समझेंगे,
यदि मोनो इलेक्ट्रॉनिक है तो वो एक इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में स्टे कर रहा होगा? फर्स्ट ऑर्बिट। और उसको कहाँ भेज देंगे हम? इन्फिनिटी। रिमूव करने का मतलब हम इसको कहाँ भेज दिए? इन्फिनिटी पे भेज दिए। तो आयनाइजेशन एनर्जी जो होगा ना, एक चीज़ तो याद रखने के पहले, आयनाइजेशन एनर्जी पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? आयनाइजेशन एनर्जी पॉजिटिव होगा कि हमको एनर्जी देना पड़ रहा है कि एनर्जी वो रिलीज करेगा आइटम? हमको इसको निकालना है तो एनर्जी देना पड़ेगा ना, मतलब एनर्जी ले रहा है तो पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा। ये समझ में आ रहा है? तो इसलिए यहाँ पे जो आयनाइजेशन एनर्जी आता है इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये चीज़ को याद रखना है। ओके। अच्छा, अब आयनाइजेशन एनर्जी निकालेंगे कैसे? तो सिंपल है, ये इलेक्ट्रॉन अभी फर्स्ट ऑर्बिट में है ना, इसको यदि हम लोग मान लो इन्फिनिटी पे पहुंचा दिए तो यही प्रोसेस में जो एनर्जी लगा होगा उसी को हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। यानी 1 से लेकर कहाँ भेज दिए हम? इन्फिनिटी पे भेज दिए। अच्छा, अब यदि हमको आयनाइजेशन एनर्जी निकालना है तो हम एक काम करते हैं, इन्फिनिटी का पे कितना एनर्जी था और फर्स्ट ऑर्बिट में कितना एनर्जी था, दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। यही डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका? आयनाइजेशन एनर्जी। समझ में आ रहा बात? अच्छा, इन्फिनिटी पे एनर्जी क्या होता है? 0। लिख दे 0। इन्फिनिटी पे बोर्स मॉडल में पढ़ाए थे ना, जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते हैं तो एनर्जी बढ़ता जाता है कि घटता जाता है? क्या होता है? हाँ, जैसे जैसे हम लोग न्यूक्लियस से दूर होते हैं एनर्जी बढ़ता है एंड इट बिकम्स 0 एट इन्फिनिटी। और जब किसी ऑर्बिट में वो स्टे कर रहा होगा, रिवॉल्व कर रहा होगा, तो एनर्जी पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव? नेगेटिव। किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी नेगेटिव होता है, इन्फिनिटी पे वो जाके 0 हो जाता है और वो मैक्सिमम एनर्जी होगा माइनस E1। अच्छा, E1 का वैल्यू बता सकते हैं? फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है तो हाँ, माइनस E0 Z²/n² लिख सकते हैं ऐसा। तो यहाँ से आयनाइजेशन एनर्जी इक्वल टू प्लस में आ गया E0 इंटू n का वैल्यू क्या हो जाएगा? E1 है ना, तो n का वैल्यू क्या हो गया? 1। यानी आयनाइजेशन एनर्जी का आपका एक तरह से फार्मूला बन गया। क्या बन गया फार्मूला? आयनाइजेशन एनर्जी इक्वल टू E0 इंटू Z। अगेन यदि क्वेश्चन आपको ऐसा मिले कि किसी स्पीसीज हाइड्रोजन प्लस का, हीलियम प्लस का आयनाइजेशन एनर्जी X है, Y है, Z है, जो भी हो, तो आप बताइए आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा फॉर लिथियम प्लस, बेरिलियम प्लस। तो अगेन आप ये E0 का वैल्यू डायरेक्ट नहीं पुट करोगे, आपको E0 वहाँ से एलिमिनेट करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। समझ रहे हो ना? तो ये चीज़ नोट कर लो। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन जो भी है, उसके बाद ओवर हो जाएगा क्लास। ओके। अब देखिएगा आयनाइजेशन एनर्जी पे ये क्वेश्चन है बेस्ट। द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6। हाइड्रोजन एटम का आयनाइजेशन एनर्जी आपको दिया हुआ है, आपको निकालना आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Li2+। अब देखो आयनाइजेशन एनर्जी यदि हमें निकालना है Li2+ का, तो आयनाइजेशन एनर्जी इक्वल टू फार्मूला क्या होता है? E0 इंटू Z। n का वैल्यू तो 1 होता है ना, तो उसको लिखने फार्मूला ये बना था ना, अभी दिखाने की जरूरत तो नहीं है। हाँ, तो E0 इंटू Z²। अच्छा, अब लिथियम प्लस 2 है तो Z का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर। दैट इज आंसर कितना आ रहा है? 9 E0। अच्छा, अब E0 का वैल्यू हम डायरेक्ट पुट कर दें क्या 13.6? नहीं, अब यहाँ पे आपको पहला इक्वेशन बनेगा ना, यहाँ से वहाँ से E0 निकालोगे, फिर उसको सब्स्टिट्यूट करोगे। मान लीजिए ये x दिया होता तो फिर आंसर x के टर्म में आ जाता। ठीक, तो फिलहाल अब आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम दिया हुआ है। हाइड्रोजन एटम के लिए फिर से अगेन एक्सप्रेशन बताओ क्या लिखेंगे? E0 इंटू Z²। हाइड्रोजन एटम है तो 1, और आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन दिया है कितना? 13 यानी E0 का वैल्यू कितना आ गया? 13 तो आयनाइजेशन एनर्जी यदि हमें लिथियम प्लस 2 के लिए निकालना है तो क्या हो जाएगा? 9 इंटू E0। E0 का वैल्यू कितना? 13। अब भाई मल्टीप्लाई कर दो, खत्म कहानी। 9 6 54, 5 बचा, 9 3 27, 5 32, 3 9 3 12। इतनी तो आ रहा है। कितने लोग आ गए थे? आ गया था। अब यहाँ पे देखना यार, ऑप्शन से मान लो पॉजिटिव और नेगेटिव दिखेगा तो याद रखेंगे आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा किस पॉजिटिव साइन के साथ आएगा। समझ रहे हो ना? चलिए गुड, तो ये नोट कर लो आप लोग पहले। बाद अब आप लोग आयनाइजेशन एनर्जी के भी क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएंगे। यस सर। तो लोग बोलो यार यस सर।
यस सर। तो अब हम लोग इसके बाद कुछ और क्वेश्चन आयनाइजेशन एनर्जी पे करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डी ब्रॉगली वेव्स के बारे में पढ़ेंगे और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यही 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर के बचे हुए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि यार 1 से 2 क्लास में चैप्टर फिनिश द एंड कर देंगे। ओके, तो फिलहाल के लिए बाय बाय।